नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। लोकसभा चुनाव को लेकर के बिहार में महागठबंधन में हुए सीटों के बंटवारे में भाकपा माले को 3 सीटें दी गई हैं और आज उन तीनों सीटों को लेकर के भाकपा माले ने अपने लोकसभा प्रत्याशियों की घोषणा भी कर दी और साथ ही साथ बिहार के अगियाव विधानसभा क्षेत्र में जो उपचुनाव होना है, इस उपचुनाव में भी इस बार भाकपा माले से कौन प्रत्याशी होंगे, इसे लेकर के आज पार्टी ने नाम की घोषणा की। तो ऐसे में अगर हम देखें तो इस बार के चुनाव में भाकपा माले को जिन सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ने को लेकर महागठबंधन ने मौका दिया है, उसमें आरा, काराकाट और नालंदा 3 ऐसी सीटें हैं जहां भाकपा माले ने आज प्रत्याशियों की घोषणा की। इसमें अगर आप पिछले कुछ समीकरणों को देखेंगे तो आरा और काराकाट ऐसे लोकसभा क्षेत्र माने जाते हैं जहां वामपंथी दलों का मजबूत जनाधार माना जाता है और पिछले कई मौकों पर यहां इन दलों के द्वारा जो उम्मीदवार आए हैं, उन उम्मीदवारों ने अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई है। तो ऐसे में इस बार एनडीए प्रत्याशियों से लोहा लेने के लिए काराकाट हो या फिर नालंदा हो या फिर आरा हो या फिर अगुवाओं का विधानसभा उपचुनाव हो, इन चुनावों को लेकर के भाकपा माले ने आज अपने जिन प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की है, उनको लेकर के इस बार उस इलाके में उनके क्या समीकरण हैं और क्या वे इस चुनाव में अपने प्रतिद्वंदियों को मजबूत चुनौती दे सकते हैं। अगर उस पर हम नज़र डालें तो इस बार के चुनाव में अगर हम सबसे पहले बात करें आरा लोकसभा क्षेत्र की, तो आरा लोकसभा क्षेत्र से इस बार एक और जहां एनडीए की ओर से केंद्रीय मंत्री आरके सिंह को एक बार फिर से भाजपा ने अपना उम्मीदवार बनाया है, तो वहीं उनके मुकाबले भाकपा माले की ओर से इस बार सुदामा प्रसाद को भाकपा माले ने अपना उम्मीदवार बनाया है। दरअसल अगर हम सुदामा प्रसाद की बात करें तो सुदामा प्रसाद मौजूदा समय में आरा जिले के ही तरारी विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं और वर्ष 2015 में पहली बार तरारी सीट पर जीत हासिल की और फिर 2020 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने दोबारा तरारी विधानसभा क्षेत्र से लगातार दूसरी बार निर्वाचित हुए थे। तो लगातार 2 बार निर्वाचित होने के बाद अब सुदामा प्रसाद इस बार लोकसभा चुनाव के दौरान अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराने के लिए आरा में तैयार हैं। और अगर आप सुदामा प्रसाद को हम देखें कि सुदामा प्रसाद कौन है, तो सुदामा प्रसाद की पहचान लंबे अरसे से बिहार में एक ऐसे नेता के तौर पर हुई है जिन्होंने किसानों को लेकर के, कृषकों को जो अलग अलग मांगे होती हैं उन्हें लेकर के अपने आंदोलन चलाए हैं। दरअसल वे बिहार विधानसभा में कृषि उद्योग समिति के सभापति ही भी हैं और इतना ही नहीं, सुदामा प्रसाद अखिल भारतीय किसान महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं। और सुदामा प्रसाद अपनी इसी मजबूत उपस्थिति को इस बार आरा लोकसभा क्षेत्र में दर्ज कराना चाहते हैं, जिसके लिए उन्होंने इस बार के चुनाव में भाकपा माले की ओर से पार्टी ने उन पर समर्थन जताया है और भाकपा माले के आरा के उम्मीदवार के तौर पर सुदामा प्रसाद इस बार जो वहां एनडीए प्रत्याशी यानी कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार आरके सिंह हैं, उन्हें चुनौती देते दिखेंगे। ऐसे में अगर हम बात करें इस लोकसभा क्षेत्र में क्या संभावनाएं हैं और कैसे इस लोकसभा चुनाव में इनके लिए बेहतर स्थिति बन सकती है, तो पिछले चुनाव के दौरान लगातार आरा में यह देखने को मिला था कि वहां से जो प्रत्याशी रहे हैं उन प्रत्याशियों के द्वारा एक मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई गई है। लेकिन चुनाव में अगर जीत हार की हम बात करें तो जीत हार की स्थिति आरा में पिछले कुछ चुनावों में लगातार भाकपा माले के खाते में नहीं आई है। और इतना ही नहीं, भाकपा माले के उम्मीदवार जो पिछले चुनाव में वहां चुनाव में उतरे थे, वे करीब 1 लाख से ज़्यादा वोटों के अंतर से आरके सिंह से चुनाव हार गए थे। तो ऐसे में इस बार के चुनाव में सुदामा प्रसाद जो कि तरारी से विधायक हैं, वैश्य समुदाय से आते हैं, इस बार वहां क्या करिश्मा करेंगे, ये बेहद महत्वपूर्ण बात है। और अगर आप पिछले लोकसभा चुनाव यानी कि 2019 के लोकसभा चुनाव के आरा के प्रदर्शन पर गौर करेंगे तो उस चुनाव में जो मौजूदा सांसद आरके सिंह हैं, उनको 6 लाख से ज़्यादा वोट आए थे, जबकि उस चुनाव में राजू यादव भाकपा माले की ओर से उम्मीदवार थे और उन्हें 4 लाख से ज़्यादा वोट आए थे। यानी कि 1 लाख वोटों के ज़्यादा से अंतर से तब भाकपा माले प्रत्याशी को चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था। तो ऐसे में क्या उस फासले को इस बार सुदामा प्रसाद जो है पाट पाते हैं या नहीं, यह बेहद महत्वपूर्ण होगा। और ऐसे में अब अगर हम काराकाट की ओर चलें तो काराकाट विधानसभा क्षेत्र को बिहार में कुशवाहा लैंड के तौर पर माना जाता है, यानी कि वह लोकसभा क्षेत्र जहां जीत हार में सबसे अहम भूमिका कुशवाहा बिरादरी के लोग निभाते हैं।
और इसे अगर आप ऐसे भी देखेंगे तो इसमें अगर आप काराकाट विधानसभा क्षेत्र, जहां वर्ष 2009 से लगातार जो समीकरण है वह एनडीए के पक्ष में बने हुए हैं, उस पर गौर करेंगे तो एनडीए यहां काफी मजबूत रही है। और इस बार उसी काराकाट लोकसभा क्षेत्र से पार्टी में इस बार राजाराम प्रसाद को उम्मीदवार बनाया है और काराकाट लोकसभा क्षेत्र से इस बार भाकपा माले प्रत्याशी राजाराम सिंह, जो कि मौजूदा समय में वे भी अखिल भारतीय किसान महासभा के राष्ट्रीय महासचिव हैं और वर्ष 1995 तथा वर्ष 2000 में वे 2 बार औरंगाबाद के ओबरा लोक विधानसभा क्षेत्र से विधायक भी रह चुके हैं। इस बार पार्टी ने उनके नाम पर भरोसा जताया है और काराकाट में उन्हें मौका दिया है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि काराकाट विधानसभा क्षेत्र को कुशवाहा लैंड के तौर पर माना जाता है, यानी कि यहाँ जो कुशवाहा जाति के वोटों की अच्छी खासी तादाद है वह जीत हार में बेहद अहम भूमिका निभाती है। और इसे अगर आप कुछ समीकरणों के हिसाब से देखेंगे तो वर्ष 2009 में जब काराकाट में चुनाव हुए थे तो उस चुनाव में यहाँ से जदयू प्रत्याशी महाबली सिंह की जीत हुई थी। और फिर वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा ने एनडीए प्रत्याशी के तौर पर जीत हासिल की और 2019 के लोकसभा चुनाव में तब एक बार फिर से जदयू के खाते में यह सीट गई और महाबली यहां से सांसद बने, जबकि उपेंद्र कुशवाहा की हार हुई थी। तो जीत हार के इस अहम फार्मूले में एनडीए का एक तरीके से कहा जाए तो काराकाट मजबूत कर रहा है और यहाँ पे अब राजाराम सिंह एक बड़ी चुनौती देने के लिए इस चुनाव लोकसभा क्षेत्र में अपनी भूमिका निभा सकते हैं। लेकिन ऐसे में अगर हम काराकाट विधानसभा क्षेत्र में पिछले कुछ प्रदर्शनों की बात करें तो वर्ष 2009 की बात करें या 2014 की या 2019 की, तीनों चुनावों में भाकपा माले की ओर से किस्मत आजमा चुके राजाराम सिंह अपनी जमानत बचाने में भी सफल नहीं हुए थे। इसे आप ऐसे समझिए कि 2009 के चुनाव में जदयू प्रत्याशी के मुकाबले उन्हें केवल 4.32% वोट आए थे और यही स्थिति 2014 के लोकसभा चुनाव में भी रही, जब उपेंद्र कुशवाहा ने यहां पर करीब 3,38,000 से ज़्यादा वोट हासिल किए। तो उस चुनाव में भाकपा माले के राजाराम सिंह को केवल 32,686 वोट आए और उनकी जमानत भी जब्त हो गई। और 2019 में भी यही सिलसिला राजाराम सिंह का जारी रहा और जब जदयू के महाबली सिंह ने यहां से जीत हासिल की तो 3,98,000 से ज़्यादा वोट महाबली सिंह को आए थे, तो राजाराम सिंह को केवल 24,932 वोट आए थे। यानी कि महाबली सिंह की जमानत लगातार चुनाव दर चुनाव सभी चुनावों में जब्त होती रही है। तो अब एक बड़ी चुनौती यह है कि भाकपा माले ने काराकाट लोकसभा क्षेत्र से जिस उम्मीदवार पर इस बार अपना भरोसा जताया है वह राजाराम सिंह पिछले 3 लोकसभा चुनावों में अपनी जमानत बचाने में भी सफल नहीं रहे थे। और ऐसे में अब काराकाट, जो कि एनडीए के एक मजबूत गढ़ के तौर पर देखा गया है, 2009 और 2019 के लोकसभा चुनाव में जदयू प्रत्याशी ने जीत हासिल की थी और 2014 में यहां से उपेंद्र कुशवाहा ने जीत हासिल की थी। तो तीनों चुनाव एनडीए प्रत्याशियों की झोली में यहां पे गए थे। तो ऐसे में अब 2024 के लोकसभा चुनाव में भाकपा माले ने जिस राजाराम सिंह पर इस बार दाव खेला है और जैसा मैंने आपको बताया कि तीनों चुनावों में उनकी जमानत जब्त हो गई थी, तो इस बार वो कितना कड़ा मुकाबला यहाँ पे पेश कर पाते हैं यह बेहद अहम होगा। और काराकाट आरा के बाद अगर हम बात करें नालंदा लोकसभा क्षेत्र की, तो नालंदा जो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का गृह जिला भी है और जदयू का मजबूत गढ़ भी माना जाता है। जदयू के इस मजबूत गढ़ में सेंधमारी करने के लिए इस बार भाकपा माले ने यहां से अपने एक विधायक संदीप सौरभ के नाम पर दाव खेला है। दरअसल संदीप सौरभ की अगर हम बात करें तो संदीप सौरभ एक युवा नेता हैं, तेज तर्रार छवि के हैं, अक्सर अपने बयानों से सुर्खियां बटोरते रहते हैं। कई आंदोलनों में वो अपनी अहम भूमिका निभा चुके हैं। विशेषकर शिक्षकों के मुद्दे पर उनके कई ऐसे आंदोलन पिछले वर्षों के दौरान देखे गए जिसे लेकर के लगातार वो सुर्खियों में रहे। और पटना के पालीगंज विधानसभा क्षेत्र से विधानसभा में भाकपा माले का नेतृत्व करते हैं। तो अब वही संदीप सौरभ इस बार नालंदा लोकसभा क्षेत्र में वहां से जदयू प्रत्याशी कौशलेंद्र कुमार के मुकाबले चुनाव मैदान में उतरेंगे और आज ही भाकपा माले ने उनके नाम पर सहमति जताई है। तो
तो वह संदीप सौरभ इस बार के चुनाव में अब कितना अहम अपनी जो कहें दावेदारी वहां पेश कर पाते हैं, यह बेहद अहम होगा। क्योंकि अगर आप नालंदा लोकसभा चुनाव को देखेंगे तो नालंदा लोकसभा में आज से नहीं बल्कि पिछले कई चुनाव में जदयू और नीतीश कुमार की पार्टी लगातार अपराजेय है। चाहे आप वर्ष 1999 की बात करें, 2004 के लोकसभा चुनाव की बात हो, या फिर 2009, 14, 2019, इन तमाम चुनावों में वही वहां जीता है जिसके माथे पे नीतीश कुमार का हाथ रहा है। तो ऐसे में अब नीतीश कुमार के गृह जिले में इस बार उनके मजबूत किलेबंदी में कितनी सेंधमारी संदीप सौरभ कर पाते हैं, यह बेहद महत्वपूर्ण होगा। और जैसा मैंने आपको बताया कि यहाँ से लगातार नीतीश कुमार की पार्टी मजबूत उपस्थिति अपनी दर्ज कराती रही है। तो यह रहा काराकट, आरा और नालंदा लोकसभा क्षेत्र। और इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें अगियाँव विधानसभा क्षेत्र की, जहां से इस बार विधानसभा के उपचुनाव हो रहे हैं, तो दरअसल जो अगियाँव विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ पिछले दिनों भाकपा माले के ही विधायक मनोज मंजिल को हत्या के एक मामले में सजा हुई थी और उन्हें सजा होने के कारण ही इस बार के चुनाव वहां पर उपचुनाव हो रहे हैं। और उपचुनाव में इस बार वहां पर जो भाकपा माले है, भाकपा माले ने यहां अपनी मजबूत गढ़ में एक बार फिर से इस सीट पर अपना कब्जा जमाने के लिए इस बार वहां पर एक मजबूत दावेदारी के तौर पर पेश कर रही है। और पार्टी की ओर से यहां अलग अलग जो दावे किए गए हैं, उन दावों में पार्टी ने यहाँ पे अपने जो प्रत्याशी हैं उन प्रत्याशी को लेकर के बड़ा दावा किया है। अब देखना यह महत्वपूर्ण होगा कि जो अगियाँव विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ जो उपचुनाव हो रहा है, इस उपचुनाव में जैसा मैंने आपको बताया कि पिछले चुनाव में मनोज मंजिल ने यहाँ से जीत हासिल की थी, लेकिन हत्या के एक मामले में उन्हें जब सजा हुई तो उनकी विधानसभा की सदस्यता चली गई और अब यहाँ पे विधानसभा के उपचुनाव हो रहे हैं। तो इस उपचुनाव में भाकपा माले क्या वर्ष 2020 वाला ही प्रदर्शन फिर से दोहरा पाती है? क्या उसका प्रदर्शन एक बार फिर से अगियाँव में भाकपा माले को जीत दिलाने में सफलता मिलती है? यह बेहद महत्वपूर्ण होगा। तमाम फैसले 4 जून को आएंगे। हम आपको तमाम अपडेट्स बताएंगे। बने रहें न्यूज़ 4 नेशन के साथ।